सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और ये मौइस जो है उससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? मौइज्म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आतंकवादी है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। बल्कि आतंकवाद खुद एक मजहब बन गया आजकल, और वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं जो मासूम लोगों को मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप कह रहे थे कि आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो मुल्क को बांटते हैं, सारे लोग इकट्ठे रहना चाहिए। आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सुनवाऊं वो भी एविडेंस आप? नहीं, वो तो आप सुनवाई दीजिए, देख लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा आपको? सुनिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। 22 दिसंबर आदिलाबाद की स्पीच है, ये देश को जोड़ने की बात है। अब क्या करेंगे इनके बारे में आप? मैं जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, उस वक्त कई टीवी चैनल मुझसे बात किए, बशमूल आपके भी लोग बात किए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया आप मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूँ इस पर आके बहस करने के लिए, मगर होना ये चाहिए कि 1-to-1 डिस्कशन हो। क्योंकि पैनल डिस्कशन में होता क्या है, जैसा आज आप मुझे लाकर बिठा दिए, कम से कम मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस स्पीच के ताल्लुक से, क्योंकि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, ये मसला अदालत में ज़ेर दौरान है, और मेरा मानना यह है कि जो अदालत का फैसला आएगा, जाहिर है आपकी इस अदालत से ज़्यादा वो अदालत मोतबरिक है और उनको कानून और हिकमत ज़्यादा मालूम। और चौथी बात यह है कि मुझे पूरा भरोसा अदलिया पर है, जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला, कोर्ट से ही मिला, हमको भी उम्मीद है कि अदालत जो है एविडेंस की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर फैसला देगी। मगर मैं जो आपसे पहले इस जो बात कहा था, मैं उस पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह ताला कायम रहूँगा। उस अदालत में जिसमें एक केस है, उसके जज साहब हैं जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। नहीं, गलत है, नहीं, ये गलत रिसर्च की गई है। सुनिए, नरसिम्हा रेड्डी साहब का जो इनके पास गए थे हम लोग, क्यों गए थे कि एक जगह पर पूरे केसेस को जमा कर दीजिए। ये हाईकोर्ट के हैं, सुन लीजिए मेरी बात। मसला तो निजामाबाद और निर्मल की अदालत में है, हाईकोर्ट में तो नहीं है मसला ये जी। तो बेंच से उनका ये ओरल ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने कही, बिल्कुल कही थी। ये मगर लेकिन मैं बता तो दूं क्या बात उन्होंने कही थी। हाँ बिल्कुल कही। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, ये किसी इंडियन नहीं, इनके पास केस नहीं है, हाईकोर्ट में केस नहीं। मैं मानता हूं उनके पास केस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्या, ये तो जनता सुन ले। बिल्कुल सुनाइए। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण यूट्यूब पर देखा है और ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा जिस समय अकबरुद्दीन ये भाषण दे रहे थे उन पर शैतान सवार था। ये जुमला नहीं कहा उन्होंने। सर देखिए, आप और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे इस तरह का जुमला अगर आप इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा अपनी टीम से चेक करवाइए, ओरल ऑब्जर्वेशन था, और अगर कोई अंग्रेजी अखबार ने कैरी किया है उसको सही कैरी किया है, मगर इस तरह का जुमला और ये कहना कि मैंने यूट्यूब पर देखा, गलत है। ये दोनों चीजें इसमें बहुत बड़ी गलत है। एक और उन्होंने नहीं, ये आप मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा उसको मालूम करवा लीजिए। ऑनरेबल जज ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया। क्या ऑनरेबल जज ने ये कहा था कि अकबरुद्दीन ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है
और देश को चुनौती देने के बराबर है। इसी देश ने आपके पिता और भाई को सांसद बनाया। ये बात उन्होंने कही थी, ये बात इसी देश ने आपके पिता और भाई को, ये बात बिल्कुल मैं मान रहा हूं। इससे पहले अभी आपने जो कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, आप कहेंगे तो हम इसको दोबारा चेक करेंगे, लेकिन ये तो उन्होंने कहा था कि इस देश ने आपके पिता और भाई को एमपी बनाया और वो खुद एमएलए हैं। इस तरह की बातें कहना ये जिम्मेदारी की हरकत है? सर, अगर वो फैसला देते हैं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना मुझे ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इंतजार करते हैं कोर्ट के फैसले का, इंतजार करते हैं क्या फैसला आता है कोर्ट का। काफी वक्त हो गया, मामला तो पेंडिंग है, पुलिस ने तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। सर, ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये तो हद होगी, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं। आपका खौफ तो होगा? नहीं सर, हमारा देखिए, एक बात अच्छा है, इस सबके सामने बात हो जाए। हर वक्त परवीन टोगाडिया ने क्या क्या नहीं कहा। कभी परवीन टोगाडिया को जेल क्या है मालूम? योगी आदित्यनाथ को जेल क्या है कभी मालूम? कभी ये लोग जेल को गए? कभी साक्षी महाराज जेल को गए? साक्षी महाराज तो काफी वक्त जेल में नहीं, वो अलग किस्सों में गए, अलग, अब उस पर तबसरा आप बाद में कर सकते। मगर आप जब बात कर रहे सो कॉल्ड एलिज हेट स्पीच की, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब एक केस बुक हुआ, वो लंदन से वापस आए, भागे नहीं, वापस आए, सरेंडर किया, 2 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और 2 महीने के बाद उनको बेल हुई। हम ये पूछना चाहते हैं, भाई ये केस चल रहा है, आप सही करें, परवीन टोगाडिया के ऊपर महाराष्ट्र और हर रियासत में कई केसेस है, गिरफ्तार करने से क्यों डरते भैया? योगी आदित्यनाथ को पकड़ने से क्यों डरते आप क्यों गिरफ्तार नहीं किए महाराष्ट्र के बहुत सर, आप ये मुझे बता दीजिए कि गिरफ्तार इनको क्यों नहीं करते आप जब 153A, 295A, 120B ये सब कानून है, क्या इसका इतलाक सिर्फ हम पर ही होगा? अब ये मैं अकबरुद्दीन साहब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने, ये कोई वन ऑफ नहीं था, कोई एक बार उन्होंने कह दिया हो। और भी मेरे पास उदाहरण है। सन 2011 में कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक एमएलए को काफिर कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नसीम मराव को कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया, ये मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 3 बड़े वाकयात हुए, एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत, और तीसरे गुजरात में कत्लेआम, और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये 4 ऐसे वाकयात हैं जिससे मुल्क कमजोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये वजीर आजम, जो वजीर आजम रहने के बावजूद भी उस बाबरी मस्जिद को आप ना माने, मुतनाज़ा बोले कुछ, मगर हिफाजत करना तो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया गया था। इसीलिए हम नरसिम्हा राव को जिम्मेदार समझते हैं। इसीलिए हमने ना सिर्फ ये कहा, बल्कि हमने ये भी कहा कि इनको भारत रत्न से अवार्ड मत दिया जाए। ये शख्स ने खुली इजाजत दी तमाम लोगों को नंगा नाच करने की और मुल्क के कानून को उसके धज्जियां उड़ाने की। वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की जनता ने चुना था। मैं आपको फिर से बताता हूं, उनको कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें जिसने टाडा के नाम पर हजारों बच्चों को जेलों में डाल दिया? कौन से शब्द का इस्तेमाल करें कि बंबई की सरजमीन के ऊपर कत्लेआम हुआ और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज भी बर्फदान में पड़ी हुई है? वो वजीर आजम थे। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें? क्या आपको मालूम नरसिम्हा राव ने क्या कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के? उन्होंने कहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान सुनेगा मैं शीश पिघला के उसके कान में डालूंगा। क्या ये जेब देता किसी चीफ मिनिस्टर को? 1971 में पीवी नरसिम्हा राव ने बात कही थी, ये असेंबली में कहा था। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। नहीं, आपका रिसर्च जो है सिर्फ एक ही तरफ फोकस है। ठीक है, हम पर इल्जाम है, अपने इल्जाम का डिफेंड कर रहा हूं मैं, मगर नरसिम्हा राव के ताल्लुक से हमारा ओपिनियन वाज़ेह है। आपके भाई साहब ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया, पुलिस को नहीं कहा। वो जुमला मुझे अच्छी तरह याद है। वहां पर किसी एक बच्ची की असमत रेजी की गई थी, गुंडे गैम्बलिंग का सेंटर चला रहे थे, तमाम बुराइयों का एक मरकज एक इलाका बन चुका था। और अगर पुलिस नहीं करेगी और अगर हम जाकर करते हैं तो बोलेंगे आप अपने हाथ में कानून ले लिए। ये चीजें हैं। इसका सर आप बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लीजिए। जुमले आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, हो सकता है कि मैं यहां बैठकर जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूं, मगर उसका पस मंजर भी है। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो
आपके भाई साहब जबान खोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहां का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे।